कुरम के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में दर्जनों जो मासूम अफराद हैं वो जाँ भाग हुए और आज पूरा इलाका वहाँ पर एक सोग था और कई इलाकों में वहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए हैं क्योंकि वहाँ पर मकामी लोगों का मुतालबा है कि कुरम के इलाके में जो इतने अरसे से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है के हवाले से मुनासिब इक़दाम करने चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो दहशत गर्दी की लपेट में हैं। कुछ नंबर्स अगर आपके सामने रखें, यानी कि इस महीने नवंबर में अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास करके KP और बलूचिस्तान में 65 दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं और इन वाक़यात में 200 से ज़ायद अफराद जो हैं अब तक शहीद हो चुके हैं। 128 अफराद जो हैं उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से है, फिर 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं इन हमलों में। इसके साथ साथ अगर देखें ये जो हमले कहाँ पे हुए हैं ज़्यादा, तो जो साबका कबायली इलाके हैं 26 हमले जो हैं वो वहाँ हुए हैं और ये सर फहरिस्त सबसे ज़्यादा वहाँ पे हुए हैं। फिर बलूचिस्तान में 19, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बाकी जो सेटल्ड एरियाज़ हैं उसमें 17 हमले हुए हैं। और अगर इस साल का पूरा अगर हम उसके अदाद शुमार देखें यानी कि 11 माह में, तो इन 11 माह में कम अज़ कम दहशत गर्दी के कुल जो वाक़यात हैं वो 1082 हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 1674 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो 1170 हैं, जबकि इन हमलों में 504 जो आम शहरी और सिविलियन हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो शहबाज ये जो नंबर हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि सीरियसली जो हमने आज से चंद साल पहले दहशत गर्दी को काफ़ी हद तक शिकस्त दे दी थी, अब दोबारा से बहुत बुरे तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वापस आ गई है। कामन क्वाइट अलार्मिंग नंबर्स अगर आप देखें, सिर्फ नवंबर के महीने में ऑन एन एवरेज 3 अफराद हलाक हुए हैं पर डे। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 अफराद हलाक हुए हैं और 3 अफराद ज़ख्मी हैं, और ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान को एक नॉर्मल जो कंट्री है वो शो नहीं करता। जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो अपनी जगह पे है, जो इकोनॉमिक कंडीशन अगर थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी आना शुरू होती है तो और जो फैक्टर्स हैं वो प्ले इन करना शुरू कर देते हैं। और ये जो ख़ास तौर पर जो कल वाला वाक़या है, जिस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर हमला किया गया, सिविलियन लोग थे, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो वॉर एंड टेरर वाला जो एक सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से हमला हुआ। पता नहीं इसके पीछे जो भी वजूहत होती हैं उसका तो वक्त बताएगा, बट 200 अफराद के ऊपर इस तरीके से बेदर्दी से जो हमला हुआ, जिसमेर मुख्तलिफ जो 200 पैसेंजर वैन्स 200 पैसेंजर वैन्स और उसमें तो नंबर्स देखें, और जिसमें जो अभी तक जो हलाकतों का जो नंबर आ रहा है गालिबन मोर देन 45 हलाकतें अभी तक हो चुकी हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। और बात इस मुल्क के अंदर फिर वहीं पे, अगर आप आज की भी सारे दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें उसमें सियासत PTI जो है वो हुकूमत को गिराने के चक्कर में और हुकूमत जो है PTI को गंदा करने के चक्कर में जो एक सीरियसनेस जिस तरीके से शो होनी चाहिए पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। ये एक बहुत ही एक जो एक डेंजरस ट्रेंड है इस वक्त मुल्क के अंदर। अगर कुरम वाक़े की अगर आप अगर जिक्र करें, बिल्कुल आप वो ठीक कह रहे हैं कि ओवरऑल एक तो दहशत गर्दी के जो पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो ये जो कुरम का इलाका है इसकी एक अपनी ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस है। एक तो ये जो इसकी ओवरऑल लोकेशन अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक रिमोट रीजन है। आप हैरान होंगे कि जो क्लोजेस्ट इसका जो शहर है वो पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है बल्कि काबुल ज़्यादा नज़दीक लगता है। इसके साथ 3 जो सूबे हैं अफगानिस्तान के लगते हैं, उसमें खोस्त है, नंगरहार है, पख्तीका है, और ये वो तमाम सूबे हैं जहाँ पर आपको कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान उस तरफ बैठी है, दाइश के लोग भी बैठे हैं। तो इसकी हमेशा से एक जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो रही है, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रूट रहा है। जब भी इवन बिफोर 9/11 अटैक्स, जब पहली मरतबा अफगान जिहाद था, उस वक्त भी आफ्टर 9/11 अटैक्स ये जो शटल करते हैं जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोह हैं यहाँ से। अब इस वाक़े की जो तफसीलात भी सामने आई हैं, एक तो ये एक ही रोड है जो कनेक्ट करती है कुरम को पाकिस्तान के बाकी इलाकों से, और ये हाल ही में दोबारा ओपन हुई थी। अक्टूबर में भी इसी तरह का एक हमला हुआ था, इसी तरह के कन्वॉय के ऊपर 15 अफराद उसमें जहाँ भाग हुए थे, और फिर जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके दरमियान जरगे के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था और उसको रीओपन किया गया था। और SOP यही था कि जब भी आप यहाँ इस रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपको विद सिक्योरिटी जो एस्कॉर्ट है उसके तहत आना होता है। अब इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, ये 200 पैसेंजर वैन्स थी और इनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर लोग थे वो 5 से 6 अफराद थे।
तो आज जो कुछ ऐनी शाहिदीन के बयानात सामने आए हैं कि जब ये काफिला रवाना भी हुआ तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने कंसर्न शो किया कि ये 200 गाड़ियों का एक काफिला है और इसके लिए 5-6 अफराद तो कम है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों को ये कहना है कि नहीं, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो तफसीलात सामने आई हैं कि ये जो हमला किया गया है 14 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मुख्तलिफ जगहों पर हर तरफ से फायरिंग की गई है। मतलब ये जो लोग चंद अफराद इवन कुछ जो लोग गाड़ियां उनको आप बच के निकलना भी चाहते थे, वो जिस तरफ जाते थे तो वहां से उनको फायरिंग मिलती थी। तो मतलब इतना ये वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था। तो इसका मतलब है कि वो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, अगर 5-6 अफराद वो क्या करें, अगर 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये इतना बड़ा जो आप कह सकते हैं कि ये वाकया हुआ। और इसके अंदर ऑब्वियसली एक जो कहा जाती है कि कुरम में एक तो 2 जो कबाइल है उनके दरमियान हिस्टोरिकली भी वहां पर इशू रहा है। फिर मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली हम चीज़ों को कवर अप करते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। सेक्टेरियन एंगल भी है वहां पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इसमें जहां भाग हुए हैं उनका अहले तशी से ताल्लुक है। तो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे सिचुएशन है और ये आज की नहीं है। बहुत अरसे से मैंने कई प्रोटेस्ट यहाँ इस्लामाबाद में कवर किए, जो खास करके कुरम और पाड़ा चनार के जो लोग थे प्रोटेस्ट करते रहे कि बेशतर ये जो सड़कें हैं वो बंद रहती हैं, क्योंकि आप मुखालिफ कबाइल के इलाकों से जब गुजरते हैं तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो ये जो कल का अटैक है इसने फर्दर आप कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी एक इतना कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी का चैलेंज है उसको फर्दर आप कह सकते हैं कि पेचीदा कर दिया। कामरान, जब चीजें हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाती है ना तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक स्टेटमेंट का, जहां पे उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान जो है वो एक SHO की ममार है। आज उनका जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो भी उनका मीडिया से एक एड्रेस था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है जिसमें तमाम जो सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने एक पेज के ऊपर बैठना था। नेक्टा जो एक अदारा बना था जिसका मकसद ये था कि इंटेलिजेंस की जो कोऑर्डिनेशन है और जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करना, डॉट्स कनेक्ट करके जो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्शन लेना है। लेकिन नाज़रीन, जब मुल्क के अंदर ब्लेम गेम हो रहा हो और जो अपोजिशन है वो इस वक्त हुकूमत को गिराने के चक्कर में और हुकूमत है वो इस वक्त इस्लामाबाद को बंद करने की तैयारियां कर रही हो और मुख्तलिफ हिले बहानों से मुल्क की जो बड़ी शाहराहें हैं, मोटरवेज, उसको बंद किया जा रहा हो, आज इस हवाले से जब जमात इस्लामी कि अमीर हाफिज नईम साहब ने भी कुछ कहा, उन्होंने क्या कहा, जरा ये वो तो सुनते हैं। हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, सबका अपना दायरे कार तय है, मुतय्यन है। जब लोग अपने दायरे कार से हटकर काम करते हैं, जब आइन को और कानून को फॉलो नहीं करते, तो फिर उसके नतीजे में मुल्क के हालात खराब से खराबतर होते चले जाते हैं। लिहाजा अब भी वक्त है। खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो कुर्रम एजेंसी पाड़ा चनार जिसमें यह वाकया हुआ है, इसमें एक ग्रेटर जरगा बनाया जाए ताकि कम से कम यह मसला तो खत्म हो जाए कि जो शिया सुन्नी तफरीक में लोगों को डाल दिया गया है। और उस ग्रेटर जरगे की मेजबानी के लिए, उसमें खिदमात अंजाम देने के लिए जमात इस्लामी अपने आप को पेश करती है। जी नाज़रीन, आपने सुना हाफिज नईम साहब ने क्या कहा। कामरान, जो असल बात है कि वो हमारे जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं और जो बाकी जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगी या जो उनका टास्क है वो टास्क वो कंप्लीट नहीं करेंगी तो इस तरह के जो वाकयात हैं उसमें ना तो सिर्फ इजाफा होता है बल्कि फिर एक ब्लेम गेम भी शुरू हो जाती है। आई थिंक इसमें आप कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव फेलियर भी है, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी इदारों से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, क्योंकि अब आफ्टर 9/11 अटैक्स देखें एक मुसलसल हम हालत जंग में हैं। साहब का कबायली इलाकों में भी गए आपने, वहाँ से जो दहशतगर्दों को मारा भी, उनको अफगानिस्तान में भी धकेल दिया। फिर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका ये गिला है कि जहाँ पर अगला रोल आता है सूबाई हुकूमतों का या जो सिविलियन इदारों का, कि जब एक जगह पर आपने वहाँ से दहशतगर्दों से जगह को पाक किया, उसके बाद वहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद के जो मामलात हैं वो आपने तय करना होते हैं, जो वहाँ पर जो भी सिविलियन गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और वहाँ पर ये गिला रहा है एस्टेब्लिशमेंट का कि जी वो नाकाम रहे हैं उस तरीके से जहाँ पे उनको रोल प्ले करना चाहिए। और जो आप जिक्र कर रहे थे नेक्टा का, आपने भी जिक्र किया, तो इसी हफ्ते आपको पता है कि जो एपिक्स कमेटी है फेडरल नेशनल एक्शन प्लान की, उसका एक अहम इजलास हुआ और उसमें भी अहम फैसले लिए गए और उसमें 2-3 चीज़ें अहम है। एक तो नेक्टा को ज़्यादा फाल बनाने के हवाले से बात की गई है। फिर सेकेंडली इस वक्त विफाक की सतह पर एक एपिक्स कमेटी है जिसमें सिविल और मिलिट्री के सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग बैठते हैं। सूबाई सतह के ऊपर भी एक एपिक्स कमेटियां हैं और अब ये फैसला किया गया है कि जो ज़िले की सतह के ऊपर भी जो एपिक्स कमेटियां इसी तरह की बनाई जा रही हैं ताकि जो फैसले विफाक करती है वो सूबों से फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट तक वो ट्रैवल करें। और इस सिलसिले में आज
जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने पेशावर का दौरा भी किया और वो दौरा जो है उनका फॉलो अप था जो 19 नवंबर को एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, क्योंकि जल्द ही वो कह रहे हैं कि जो सूबाई यानी कि केपी की जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास भी बुलाया जा रहा है और इसके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। क्योंकि एक तो हमने ये कुरम वाक़े का जिक्र किया है, दूसरा डोंट फॉरगेट कि इसी हफ्ते 2 और बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। एक जो खैबर का इलाका है तीरा वैली, वहाँ पर हुआ जिसमें कम से कम 9 जो पाकिस्तानी जवान वो शहीद हुए और उसमें जो अलार्मिंग बात है कि जो इमेजेस ऑब्वियसली हम दिखा नहीं सकते जो दहशतगर्दों की तरफ से सामने आई, उसमें पाकिस्तानी जवानों के गले भी काटे गए हैं। और फिर बन्नू में फिर उसके बाद 2 रोज़ के बाद एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें कम से कम 12 जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फिर जो कैजुअलिटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक कोई भी जो मुल्क है वो इतनी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये गॉड फॉरबिड वही टाइम दोबारा आपको याद आ रहा है कि जब 2008, 9, 10, 11 में जब जो दहशतगर्द थे वो एट देयर विल मतलब इस तरह के वो हमले किया करते थे। तो इसलिए जो एपेक्स कमेटी का इजलास भी हो उसमें जो आप जिक्र कर रहे थे कि हम अपने बाकी मसाइल से में उलझे हुए हैं, उसमें ज़रूर एक पैराग्राफ है कि ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है इस पर कौमी इत्तेफाक़ राय की ज़रूरत है। और अगर ये कहा गया है तो आई थिंक इसके हवाले से फिर आपको अमली जो स्टेप्स हैं वो भी लेने चाहिए। देखिए जो ये जो काम होता है लीडरशिप का काम होता है, ये मेरा आपका मीडिया का, हम लोग तो सिर्फ एक अपना पॉजिटिव रोल इस हद तक प्ले कर सकते हैं ना कि जो इस तरह की जो फोर्सेज होते हैं उसको डिस्करेज किया जाता है, उनके जो इश्यूज हैं उसके हवाले से जो बात होती है, ये हुकूमत वक्त का काम होता है। तमाम जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक जगह पे बिठाना, उनसे बात करना, वो ये हुकूमत का काम है। जब आप एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे तो कैसे इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल दरामद होगा। मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है कि 20 दिनों में 65 हमले हो गए हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये किसी सिविलियन जो सिविलाइज सोसाइटी है, जो एक बेहतर मुआशरा होता है, पुरअमन मुआशरा होता है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। एक चीज़। दूसरा, जो एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें ये जो फैसला हुआ कि बलूचिस्तान में भी एक जो ऑपरेशन मिलिट्री का लॉन्च होगा। ऑपरेशन तो पहले भी हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो नहीं हो रहे। तो आखिर क्या वजह है कि ऑपरेशंस हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, हलाकतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप सिर्फ अफगानिस्तान की भी एग्जांपल ले लेना, आपने कहा वो जो कुरम का जो एरिया वो तीनों तरफ से गिरा हुआ है, जो उसके अफगानिस्तान के जो सूबे लगते हैं, अफगानिस्तान में अगर या तो मीडिया में नहीं आ रहा बट अपेरेंटली लगता है कि अमन है। और जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है 31 अक्टूबर को, चाइना ने एक डायरेक्ट जो एक फ्रेट ट्रेन उन्होंने चलाई है चाइना से अफगानिस्तान तक। तो अगर चाइनीज शहरी पाकिस्तान में काम कर रहे तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। वही चाइनीज अगर अफगानिस्तान के अंदर, जिसको वार टोर्न कंट्री कहा, जो वाकई जो तबाह हुआ है मुल्क पिछले 50 सालों में और पिछले खासतौर पर 20-22 सालों में, वहां पे अमन हो गया, वहां पे चाइनीज काम कर रहे हैं। ये उसका जो सोल सर्चिंग मूवमेंट, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो अफगानिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें बहुत बेहतरी आई है। लेकिन उसकी फ्लिप साइड ये है कि अफगानिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थे तो यही अफगान तालिबान जो आज इक़्तिदार में हैं यही खुद को हमले किया करते थे, यही दहशतगर्दी के जो हमले हैं उसमें मुलव्विस थे। और जब क्योंकि अब इक़्तिदार उनके पास आ गया है और उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है, तो इसलिए हमें वो एक बेहतरी नज़र आती है। कल अगर अफगान तालिबान इक़्तिदार में नहीं रहते तो इस बात की ज़मानत नहीं है कि अफगानिस्तान में जो आज आपको बज़ाहिर अमन नज़र आ रहा है वो अमन रहेगा। पाकिस्तान के लिए ऑन द अदर हैंड जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली बहुत पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ ऑफ कोर्स कुरम हमले का हमने जिक्र किया और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोह जो हैं पाकिस्तान